ओके, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि भाई और कोई एक्सपेरिमेंट भी आपको चाहिए, तो आप जाकर रिकमेंड करें कि ये एक्सपेरिमेंट प्लीज़ सर। कि इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि कुल मिलाकर के जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है ना भैया, वो कैसे किया जाता है, ठीक है। और हमारे साथ बने रहें, आगे वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ओके, तो यूट्यूब पे आप जिस वीडियो के लिए सर्च कर रहे थे, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन क्लास 12 बोर्ड प्रैक्टिकल, तो उस वीडियो को लेकर के हम लोग आ चुके हैं। ऑलरेडी हमारा पहला वीडियो पड़ा हुआ है, बट ये रिसेंटली ही न्यू कंटेंट में अपलोड कर रहा हूँ आपके साथ में। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड देख रहे हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, तो सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो प्रैक्टिकल होता है, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं, यानी टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट भी ये बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हमको पता होती है, जैसे कि हमारे पास इसमें एक सॉल्यूशन बना रखा है, ये वॉल्यूमेट्रिक क्लास बोला जाता है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन बना रखा होता है जिसकी मोलैरिटी हमको पता होती है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी हमको कैलकुलेट करनी होती है, मतलब कुल मिलाकर के इसमें किसी अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो हमारे पास जैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ब्यूरेट स्टैंड है। इसमें ये जो ग्लास ट्यूब लगी है इसको हम लोग ब्यूरेट बोलते हैं। इस ब्यूरेट में एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन अभी फिल है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या फिर केमनोफोर, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन ब्यूरेट में फिल होता है उसकी मोलैरिटी हमको नहीं पता होती है, इसकी मोलैरिटी हमको निकालनी होगी। किस सॉल्यूशन की हेल्प से, इस वाले सॉल्यूशन की हेल्प से, क्योंकि इस वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमको पता है, इस वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमको नहीं पता है, तो हम इस वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जाम है, यानी क्लास 12 की अगर हम बात करें, तो क्लास 12 में दो टाइप के वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हैं। पहला तो क्या है कि आप क्या करेंगे, केमनोफोर की मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोहर साल्ट, जो कि हमने सॉल्यूशन जो बनाया है ये मोहर साल्ट का सॉल्यूशन है। इसकी मोलैरिटी 1/20 है, ठीक है। और कोई भी मोलैरिटी का सॉल्यूशन ले सकते हो, 1/40 भी ले सकते हो, 1/50 भी ले सकते हो। तो किसी भी स्केल पर आप एक मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना सकते हैं मोहर साल्ट का, इसकी हेल्प से आप केमनोफोर निकालेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि केमनोफोर की मोलैरिटी अगर हम ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, तो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बना करके हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा है केमनोफोर सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करेंगे मोहर साल्ट सॉल्यूशन की हेल्प से। अब ये जो हमारा मोहर साल्ट सॉल्यूशन है दैट इज द 1/20, ठीक है। सो ये हमारे पास है m/20 मोहर साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो क्या करना होगा हमें, इसमें कुछ चीज़ें हैं। हमें एक टाइट्रेशन क्लास चाहिए होगा, ठीक है। हमें ये सॉल्यूशन चाहिए होगा जिसकी मोलैरिटी हमको पता है। इस सॉल्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस ऐसे सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमको पता होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसकी नहीं पता होती है उसे नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब हमको क्या करना होगा, हमारे पास यहाँ पे ब्यूरेट है, ये हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन फ्लास्क में वो सॉल्यूशन फिल करेंगे जिसकी मोलैरिटी हमको पता है, यानी ये सॉल्यूशन फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस टाइट्रेशन फ्लास्क को अच्छी तरीके से रिंच करना पड़ेगा जिस सॉल्यूशन से आप जो सॉल्यूशन इसमें फिल कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, मोहर साल्ट सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मोहर साल्ट सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन में, मतलब पूरा जो टाइट्रेशन फ्लास्क है उसको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे, जिससे कि इसमें मोहर साल्ट के अलावा और कुछ ना रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं रिंजिंग प्रोसेस। तो अब आपको क्या करना है, हमें इस वाले सॉल्यूशन से रीडिंग निकालनी है 3 और 4, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे कि आपको यहाँ पे एक और एपरेटस होता है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जिसको हम लोग पिपेट बोलते हैं, ठीक है। सो पिपेट क्या होता है, ये एक और एपरेटस होता है, ये पिपेट बोला जाता है। इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, पिपेट की हेल्प से, ये पिपेट 10 ml या 20 ml में होता है, ठीक है। तो पिपेट की हेल्प से इस सॉल्यूशन को इस टाइट्रेशन फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से सक करके, ठीक है। तो हम इसका यूज़ ना करके हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को रैपिडली करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें टाइट्रेशन फ्लास्क में आप या तो 10 ml या 20 ml मोहर साल्ट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो आप 10 ml क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप पिपेट का यूज़ करें, पिपेट से सक करके 10 ml क्वांटिटी को इसमें ऐड करें, बिकॉज पिपेट इज एक्यूरेट वॉल्यूम, ठीक है। और मैं क्योंकि इसमें यूज़ कर रहा हूँ पिपेट की जगह पे दूसरा एक मेजरमेंट एपेटस यूज़ कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल फ्लास्क मेजरिंग सिलेंडर आई मीन। तो इसमें मैं मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 10 ml यूज़ करूँगा।
ये 1 ड्रॉप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली 10 ml मेजरिंग सिलेंडर से ले लिया है और इसको मैं टाइट्रेशन फ्लास्क में ट्रांसफ़र करूँगा। टाइट्रेशन फ्लास्क में आप क्या करेंगे, पहली रीडिंग निकालने के लिए टाइट्रेशन फ्लास्क में 10 ml या फिर 20 ml मोहर साल्ट सोल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस मोहर साल्ट सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 आपको इसमें ऐड करना है क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब है, डाइल्यूट H2SO4 ही यूज़ करना है, HCl का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो मोहर साल्ट सोल्यूशन था उसमें डाइल्यूट H2SO4 की एक टेस्ट ट्यूब आप यूज़ कर लेंगे, ऐड कर देंगे उस 10 ml में एक टेस्ट ट्यूब। अगर आप 20 ml लेते हैं तब भी 1 टेस्ट ट्यूब ही यूज़ करेंगे बिकॉज ये रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए यूज़ होता है। अब क्या करेंगे, आप इस टेस्ट ट्यूब जो ब्यूरेट है उसको थोड़ा सा अप करेंगे, मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास होता है, ये जो ब्यूरेट है वो 50 ml की होती है, ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा होगा रीडिंग 0। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी शो करता हूँ। स्टार्टिंग में जो रीडिंग लिखी होगी यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रीडिंग लिखी हुई है वो 0 लिखी हुई है, यानी आप यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब इस प्रैक्टिकल की हमें रीडिंग निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पे एक कॉर्क लगा हुआ, इस कॉर्क की हेल्प से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे और राइट हैंड में फ्लास्क होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज को बहुत ही स्लोली सॉल्यूशन यानी इस सॉल्यूशन को इसमें ऐड करना है, स्टीयर करते रहना है साथ में। और ये कब तक ऐड करना है, ये तब तक ऐड करना है जब तक ये वाला सॉल्यूशन हमारा लाइट पिंक कलर ना हो जाए। ठीक है, ओके, तो मैं इसको ऐड करता हूँ और थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट था तो इसमें ऐड करना है हमें। इससे कंटिन्यू आप स्टीयर, जैसे कि इसमें सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, उसके साथ में मैं स्टीयर भी करता जा रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू स्टीयर करेंगे और स्टीयर करने के साथ आप इसमें ऐड कर देंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो गया है, बट ये थोड़ा सा डार्क पिंक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा सॉल्यूशन ये पिंक कलर का हो जाएगा, इसको हम स्टॉप कर देंगे और अपनी रीडिंग को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट रीडिंग आ रही है वो पहले जो इनिशियल थी वो 0 थी, अब हमारी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 5.8। ठीक है, यानी कि उसमें आपकी जो टेबल बनी हुई थी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में, एक टेबल बनी हुई है जिसमें इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग लिखी हुई है। तो इनिशियल हमारी 0 थी, फाइनल हमारी 5.8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो फाइनल रीडिंग है यहाँ पे हमारी फाइनल रीडिंग क्या आ गई, 5.8 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही यही एक्सपेरिमेंट 2, 3, 4 टाइम रिपीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार वही 10 ml यूज़ करेंगे। जैसे अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम इसको ड्रेन में फेंक देंगे। ठीक है, अब हम फिर से 10 ml लेंगे, किसका 10 ml लेंगे, फिर से 10 ml लेंगे जो आपका मोर साल्ट है, जिसकी स्टैंडर्डाइजेशन आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे ही 10 ml जब आप फिर से यूज़ करोगे तो ये हमने क्या किया है, फिर से 10 ml या आप पिपेट का यूज़ करें। ठीक है, तो फिर से 10 ml आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इस सॉल्यूशन में 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है, तो 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दूसरी रीडिंग निकालेंगे। पहली रीडिंग आपकी हो गई 0 से लेकर के 5.8 तक। अब सेकेंड रीडिंग में भी लिखा हुआ इनिशियल लिखा, तो इनिशियल अब आप क्या करेंगे, जहाँ से रुके थे वही आपकी अब क्या बन जाएगी, इनिशियल रीडिंग बन जाएगी। और दूसरे में अब दूसरी रीडिंग को सेम वही प्रोसीजर के साथ फाइंड करना है कि, और कब तक फाइंड करना है, जब तक लाइट पिंक कलर ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जो पहले पिंक कलर आया था उससे भी लाइट पिंक कलर लाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमको पता चल चुका है कि 5.8 के आसपास हमारी रीडिंग आ जाती है लाइट पिंक कलर, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट जो रीडिंग आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 5.7, 5.6 के आसपास हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा, सॉरी 5.8 के बाद जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग आनी चाहिए वो लगभग आनी चाहिए 10, मतलब कि ऑलमोस्ट
5.8 का डबल कितना होता है 11.6। तो मैं आ जाऊँगा जब 10 के 11 के आसपास, तो मैं स्लो कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, अब जब आपकी रीडिंग ऑलमोस्ट आने लगे तो आप क्या करें, 5.8 लाइट की जगह पे थोड़ा सा डार्क हो जाए। अब देखें आप, ये जो पिंक कलर आया है इससे भी लाइट आ सकता है, बट ये लाइट पिंक कलर ठीक है, ओके है। अब ये अब क्या करेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो हमारी एक्यूरेट ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो ये लाइट पिंक कलर आपको लाना होता है एक्सपेरिमेंट में। अब आप नेक्स्ट रीडिंग नोट कर लेंगे जो कि हमारी आई है 11.5 हमारी रीडिंग नेक्स्ट आई है। इसका मतलब जो इनिशियल रीडिंग थी वो हमारी थी 5.8, और ये वाली जो रीडिंग आई है वो हमारी आई है 11.5, है ना, 11.4। तो 11.4 हमारी फाइनल रीडिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, फाइनल से इनिशियल घटा देंगे, 11.4 माइनस 5.8, तो क्या आएगा, ऑलमोस्ट हमारी क्या आएगी 5.4 के आसपास, मतलब 5.5 5.4 हमारी क्या आ जाएगी, एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट को, यानी ऐसा लाइट पिंक कलर आपको एक्सपेरिमेंट में लाना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसीजर 2-3 बार कर लेते हैं तो हम 4 रीडिंग निकाल लेंगे। तो जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो हमारी रफ रीडिंग होती है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता ही नहीं है किस टाइम कहाँ पे कौन सी रीडिंग आएगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ रीडिंग ऑलमोस्ट इक्वल आती है, तो जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ जाएगी, मतलब जो दो सेम रीडिंग आ जाती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम, ठीक है। कॉन्कॉर्डेंट मतलब लगभग इतना वॉल्यूम जो है यूज़ हो रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो लाइट पिंक कलर है ना, ये बता रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो व्हाट इज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, तो एंड पॉइंट होता है लाइट पिंक कलर, ठीक है। लाइट पिंक कलर इज द एंड पॉइंट ऑफ रेडॉक्स। अब ये जो है रिएक्शन हो रही है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि केमनोफोर इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, एंड जो आपने लिया है मोहर सॉल्ट वो एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो मोहर सॉल्ट जो है ना उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये इसका रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या पूछ सकता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी हमको पता होती है उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद अब आ जाइए कि इतनी रीडिंग निकालने के बाद 4 रीडिंग आप निकाल लेंगे ऐसे ही, तो आपकी 2 रीडिंग जो सेम आ जाएंगी उन्हीं को बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम। फिर आप क्या करेंगे, आपकी जो टेबल है उसके नीचे एक फॉर्मूला लिखा हो M1B1 इक्वल्स टू M1B1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2B2 अपॉन N2। वहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी वो पता कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से वॉल्यूम पता चल गया है, कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, लगभग 5.6, ठीक है। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कैसे वैल्यूज़ को रखना है और किस तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो हम लोगों का टाइट्रेशन है उसमें क्या है कि मोहर सॉल्ट और जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी हम लोगों ने रीडिंग निकाली थी। तो मान लो कि हमारी जो इनिशियल रीडिंग थी वो 0 थी। फाइनल रीडिंग जो हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें पिंक कलर जो है वो 6 ml यानी कि 6 रीडिंग पर आया। तो हमारा इसमें जो ये वाली जो है वो इनिशियल रीडिंग है और ये वाली हमारी फाइनल रीडिंग है। इसमें क्या होता है कि हम फाइनल से इनिशियल घटा देते हैं तो हमें एक मिल जाता है वॉल्यूम यूज्ड ऑफ केमनोफोर, ठीक है। तो 6 ml यहाँ से आ गया। अब ये जो हमारी फाइनल रीडिंग थी वो अगली वाली के लिए इनिशियल बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी 6 इनिशियल हो जाएगी और फिर हमने दूसरी रीडिंग निकाली थी, तो दूसरी रीडिंग हमारी 11.6 पे आई थी, ठीक है। तो यहाँ से जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 5.6 आ जाएगा, जो कि हमारी सेकंड रीडिंग यानी कि लाइट पिंक कलर होने पे आई थी। ये थोड़ा सा डार्क पिंक कलर होने पे आया था। उसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को अगर 2-3 बार और करेंगे तो मान लिया कि आपको ना 3 रीडिंग निकालनी होती है, 3-4 निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, बट 3 रीडिंग इनफ है। अब क्या होगा कि जो हम नेक्स्ट रीडिंग निकालेंगे वो उसके लिए हमारी ये वाली जो रीडिंग होगी वो 11.6 वो इनिशियल बन जाएगी, और नेक्स्ट रीडिंग हम जब निकालेंगे लाइट पिंक कलर पे वो 17.2 आई हमारी सपोज, तो 5.6 ml इसमें भी आ रहा है। तो देखा कि हमारी 2 रीडिंग होती है ना वो सेम आ गई है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम। तो क्योंकि आपकी टेबल के नीचे एक लिखा हुआ टर्म कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम क्या होता है, तो कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब रीडिंग सेम आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन वाले पोर्शन में लिखा होगा M1B1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2B2 अपॉन N2। तो ये M1 ये वाला पोर्शन मान लिया मोहर सॉल्ट के लिए है, ठीक है। ये वाला मोहर सॉल्ट के लिए है, ये वाला हमारा पोर्शन केमनोफोर के लिए है, क्योंकि हम दोनों को इक्वेट करके ही मोलरिटी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो मोहर सॉल्ट है उसकी मोलरिटी है, तो मोहर सॉल्ट की मोलरिटी हमें पता थी 1/20 थी, है ना। मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना यूज़ कर रहे थे, मोहर सॉल्ट का वॉल्यूम यहाँ पे रखना है। तो आपने हर एक टाइट्रेशन के लिए जितना यूज़ किया हो 20 ml 10 ml, हमने जो यूज़ किया है एक्सपेरिमेंट में वो 10 ml यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे 10 ml लिख दूंगा, ठीक है। और अपॉन में N1 है। N1 क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है केमनोफोर और मोहर सॉल्ट के बीच में, तो 2 मोल ऑफ केमनोफोर जो होते हैं वो 10 मोल मोहर सॉल्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब 2 मोल रिएक्ट करते हैं 10 मोल के साथ में।
तो यहाँ पे जो मोहर साल्ट का हमें रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा 10, क्योंकि 10 मोल मोहर साल्ट के यूज़ होते हैं। अब ये एक केमिकल रिएक्शन में होता है एन फैक्टर, जिसमें 2 मोल्स KMnO4 की, जो कि आपकी लैब मैनुअल में दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 KMnO4 + 8 मोहर साल्ट करके लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से एन फैक्टर हो जाएगा 10, किसका, मोहर साल्ट का। इक्वल में क्या करेंगे, ये मोलरिटी जो M2 है वो किसकी है, KMnO4 की। M2 हमको पता ही नहीं है, क्योंकि यही तो हम निकालना है पूरे एक्सपेरिमेंट में। भाई KMnO4 की मोलरिटी हमको कहाँ पता है। उसके बाद में B2, वॉल्यूम ऑफ KMnO4। अभी जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 होता है, ये जो हम लोग यहाँ पे ml लिख रहे हैं, तो ये ml सब क्या है, ये सब KMnO4 का वॉल्यूम है। तो जो 2 कॉन्टिन्यू वॉल्यूम आ जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं कंकॉर्डेंट वॉल्यूम, तो यही वैल्यू रखी जाती है 5.6। उसके बाद आप क्या करेंगे, एन फैक्टर ऑफ KMnO4, तो एन फैक्टर KMnO4 का 2 होता है, क्योंकि 2 मोल रिएक्ट करते हैं इसके। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, M2 इज़ 1/56, मतलब मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन जो है वो 1/56 आ गई है यहाँ से। मतलब इसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता थी, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, किसी अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक टर्म और यूज़ होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है। तो स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मोलैरिटी कितनी आई है 1/56 और स्ट्रेंथ कितनी होती है 158। अब मोलर मास कितना होता है 158 होता है। तो ये जो स्ट्रेंथ होता है इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जब आप 158 / 56 करोगे सो दैट विल बी 2.89 के आसपास लगभग कैलकुलेशन आएगी। तो यहाँ से हमारा इतना ग्राम जो है पर लीटर आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने आज अपना जो KMnO4 का सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस वीडियो पे आए हुए हैं, तो वो चैनल पे बाकी हमारा जो कंटेंट है उसको भी देखें और हमारे साथ में बने रहें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो आप कंटेंट देखेंगे, कंटेंट अच्छा लगे आप सपोर्ट करें। दूसरा, अगर आपको किसी और एक्सपेरिमेंट की बारे में पता करना है या आप चाहते हैं कि भाई उसका वीडियो भी होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लोग क्या परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस था KMnO4 विद मोहर साल्ट सॉल्यूशन वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लिया है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।